सुप्रभात विद्यार्थियों। आज क्लास 9 कृतिका के अंदर अपना चैप्टर चल रहा थर्ड, और थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी पाठ की पीडीएफ और इसका पहला भाग मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपने रीढ़ की हड्डी का जो पहला भाग था वो देखा होगा, और आपको पाठ के अंदर वास्तव में क्या उद्देश्य है, पाठ ये जो लिखा गया है, लिखने वाले कौन थे? जगदीश चंद्र माथुर। उन्होंने ये पाठ वास्तव में क्यों लिखा है, उनकी क्या सोच थी, वो समझ में आ गया होगा। आज रीढ़ की हड्डी भाग 2 के अंदर मैं इस पाठ का सारांश लेके आ रहा हूं आपके सामने। मैं इस पाठ की समरी आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिससे आप ये जान सके कि वास्तव में पाठ के जो महत्व बिंदु है, पाठ का जो सारांश है वो क्या है, ताकि आपको ये पाठ समझ में आ जाए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको रीढ़ की हड्डी पाठ समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, रीढ़ की हड्डी मैंने कल ही बताया था विद्यार्थियों, जो मैंने भाग यूट्यूब पे अपलोड किया है उसके अंदर बताने का प्रयास किया था कि रीढ़ की हड्डी वास्तव में जो इसमें मुख्य पात्र वो कौन है? उमा मुख्य पात्र है। उमा की किसी साथ विवाह की बात चल रही है? शंकर के साथ। उमा के विवाह की बात किससे चल रही है? शंकर के साथ विवाह की बात चल रही है। लेकिन उमा शंकर को पहचान जाती है कि वास्तव में शंकर क्या है? सही व्यक्ति नहीं है, उसका आचरण सही नहीं है शंकर का। इसलिए जो है वो शंकर को अपने शंकर से विवाह की जो बात है उसको ठुकरा देती है उमा। तो इस प्रकार से जो उमा है उसके माध्यम से लेखक ये कहना चाह रहा है कि वास्तव में लड़कियों को पढ़ना चाहिए। लड़कियां जितनी पढ़ी लिखी होगी उतना ही क्या है वो एजुकेटेड होगी, और उतना ही जो अपने आप अपने इंडिपेंडेंट होगी, अपने निर्णय खुद ले पाएगी। देखिए विद्यार्थियों, उमा के माध्यम से ही लेखक अपनी बात कहने का प्रयास कर रहा है कि वास्तव में इस पाठ में क्या था। सबसे पहले विद्यार्थियों पहला बिंदु देखिए, रीढ़ की हड्डी पाठ का सारांश लिखने वाले कौन थे? जगदीश चंद्र माथुर। लिखने वाले कौन थे भाई? जगदीश चंद्र माथुर ने एकांकी लिखी है। और एक चीज और बता दूं विद्यार्थियों कि ये क्या है भाई? ये एक एकांकी है। एकांकी क्या होती है? एकांकी होती है जिसमें जो कथा वस्तु है वो किससे चले भाई? पात्रों के संवादों से चलिए। और संवाद क्या होता है? संवाद होता है विद्यार्थियों बातचीत। जैसे कथन होता है, एक बोने उसके बाद दूसरा बोने फिर तीसरा बोने, उसी प्रकार की क्या है यहाँ पे आपको विद्यार्थियों समझना होगा कि ये क्या है? वास्तव में एकांकी है। और एकांकी के अंदर क्या होती है? कथावस्तु। कथावस्तु कैसे चलती है भाई? संवादों के साथ चलती है। चाहे इसे कथावस्तु कह दीजिए और चाहे इसे कथानक कह दीजिए की बात है। तो एकांकी के अंदर मुख्य कई पात्र होते हैं, लेकिन मुख्य पात्र कौन है? उमा है और शंकर है। शंकर के पिता कौन थे विद्यार्थियों? मैंने बताया था शंकर पिता कौन है? गोपाल प्रसाद। और उमा के माता पिता कौन है विद्यार्थियों? उमा के माता पिता है राम स्वरूप और प्रेमा। ये मैंने कल के जो भाग यूट्यूब पे अपलोड किया था उसमें आपको बताया था। अब देखिए पाठ का सारांश विद्यार्थियों। सबसे पहले राम स्वरूप द्वारा मेहमान के स्वागत की तैयारी। सबसे पहला बिंदु विद्यार्थियों, अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो अपने सामने ये आता है कि राम स्वरूप द्वारा मेहमान के स्वागत की तैयारी। और मेहमान कौन है? मेहमान कौन है विद्यार्थियों? गोपाल प्रसाद और शंकर मेहमान है। उनके आगमन की, उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है? देखिए राम स्वरूप नरकी का पिता है, नरकी के पिताजी हैं, और शंकर और गोपाल प्रसाद उनको उनके घर पे आ रहे हैं। तो अपने भी देखते हैं कि जब कोई घर पे आता है उनके स्वागत की तैयारी की पहले बातचीत होती है। तो वही ऐसा ही कुछ इस एकांकी में बताया गया है। किसके माध्यम से? जगदीश चंद्र माथुर के माध्यम से, कि बाबू राम स्वरूप अपने नौकरों के साथ मिलकर अतिथि कक्ष की सज्जा में सुधार करते हैं। अतिथि कक्ष की सज्जा में अतिथि कक्ष को अच्छी तरह सुधार देते हैं, उसमें कोई कमी ना आ जाए, उसमें कोई गलती ना हो जाए, साफ सफाई अच्छी हुई है नहीं है, हर चीज सजावट का रखा हुआ नहीं है, वो देखने का प्रयास करते हैं ताकि कहीं भी कोई भी कमी न है पाए। नौकर चादर की बजाय धोती मांगता है, जिसके मांकिन प्रेमा गुस्सा होकर वहां पहुंच जाती है। नौकर क्या मांगता है? चादर के बदले कोई और सामान मांगता है, तो मांकिन कौन है? मांकिन प्रेमा वहां पहुंच जाती है। इस प्रकार से सबसे पहला अगर इस पाठ में देखा जाए तो वो क्या है? जो पहला बिंदु है वह है राम स्वरूप द्वारा मेहमान के स्वागत की तैयारी करना। दूसरा बिंदु विद्यार्थियों वो क्या है? राम स्वरूप और प्रेमा की चिंता।
अब चिंता किस बात को है विद्यार्थियों, मैंने कल भी बताया था, उमा को लेकर चिंता है। चिंता किस बात को है, उमा को लेकर चिंता है। उमा अपने आप को उस परिस्थिति में नहीं ना पा रही है, क्योंकि ये जो है वो विवाह होने वाला है, विवाह के को होने के लिए उसको देखने के लिए लोग बाग आ रहे हैं, तो उसे कोई पसंदता नहीं है, उसे कोई चाव नहीं है विद्यार्थियों, वो एकदम शांत है ना। तो वो जब यहाँ पे बात होती है एकांकी के अंदर रामसु और पेमा, पेमा की चिंता किसको लेकर है विद्यार्थियों, उमा को लेकर है। तब रामसु कहते हैं, नौकर को चादर लेकर पेमा अपने पति को बताती है कि उमा शादी के लिए जरा भी क्या नहीं है भाई, उत्साहित नहीं है। उमा क्या है, अपनी शादी को लेकर, जैसे सामान्यतः क्या है, एक लड़की अपनी विवाह को लेकर बहुत अधिक क्या होती है भाई, पसंद होती है कि मेरा विवाह होने वाला है, मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, तो कुछ प्रसन्नता का भाव होता है, जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है कि पता नहीं कैसा आएगा, कैसा वो जो क्या रंग रूप होगा, कैसे कद काठी होगा। लेकिन यहाँ इस एकांक में बताया गया है कि वास्तव में उमा क्या है, बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है, बिल्कुल भी जिज्ञासु नहीं है, बिल्कुल भी क्या है, पसंद नहीं है। और इसके साथ बताने का प्रयास किया है विद्यार्थियों, उमा शादी के लिए जरा भी उत्साहित नहीं है, न वह चेहरे पे पाउडर लगा जाती है, पाउडर का मतलब तैयार होना, पाउडर वगैरह मतलब तैयार हो जाती है, और न ही साई बांधने को तैयार है, न ही विद्यार्थियों वो साई बांधने को तैयार है। राम स्वरूप पत्नी कहते हैं, उमा को संभालने का काम तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। राम स्वरूप अपनी पत्नी पेमा से कहते हैं कि उमा को त्याग करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम ही उमा को त्याग करो, उमा को अच्छी तरह में मतलब अच्छी तरह त्याग करके मेकअप वगैरह करके अच्छे कपड़े पहनाकर क्या करना है, उसे अपने सामने लेके आना है। उसे क्या लेके आना है भाई, उसे अपने सामने लेके आना है, उसे उनके सामने लेके आना, मेहमानों के सामने लेके आना है। तो ये जो है वो राम स्वरूप और पेमा चिंता करती है। तब राम स्वरूप अपनी पत्नी को कहता है पेमा को कि उमा को त्याग करने की जिम्मेदारी किसकी है, तुम्हारी है, तुम भी उसे त्याग करो। तीसरा देखिए, गोपाल प्रसाद के साथ शंकर का आगमन। इसके बाद एकांकी मुख्य भाग आता है। एकांकी मुख्य भाग ये आता है कि जो कहानी है, जो एकांकी का कथानक है, वो क्या है, विवाह की बातचीत को लेकर है, विवाह के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं एकांकीकार। तो विवाह के लिए शंकर वो लड़का है, और शंकर के पिता कौन है, गोपाल प्रसाद, उनका आगमन हो जाता है। यही वास्तव में शंकर और गोपाल प्रसाद ही वास्तव में क्या है, मेहमान है, जिनके स्वागत की तैयारी होती है। तो एकांक में बताया गया है कि गोपाल प्रसाद के साथ शंकर का आगमन होता है, बातचीत प्रारंभ होती है। वो कहते हैं कि मैट्रिक पास की हुई है, अंग्रेजी अच्छा जानता है। गोपाल प्रसाद बिजनेस की बात आने को कहते हैं। तो एक प्रकार से वो आपस में जो शिष्टाचार बुनवाते हैं, घर परिवार के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, वो कौन करते हैं भाई, विद्यार्थी गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप करते हैं, शंकर बैठा रहता है। उसके बाद में क्या है, लड़कियों की पढ़ाई और खूबसूरती पर चर्चा। अगला जो बिंदु है विद्यार्थियों का, आपने पाठ पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने पाठ पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने इस पाठ की पीडीएफ भी डालनी थी। तो आपने पाठ में लिखा हुआ है लड़कियों की पढ़ाई, कि वास्तव में लड़कियों की पढ़ाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और लड़कियों की खूबसूरती के बारे में राम स्वरूप कहते हैं कि हमारे जमाने में तो खूबसूरती का सवाल ही नहीं उठता। वह शंकर से पूछते हैं, शादी तय करने में खूबसूरती कितना मायने रखती है। राम स्वरूप जो है वो ये कहते हैं कि जब हमारे समय में विवाह होता था, जब हमारे समय में विवाह किया जाता था, उस समय खूबसूरती के कोई मायने नहीं थे। पिता जाते थे देखने के लिए, और जो है वो शादी इतना पक्का करके आ जाते थे। लेकिन आज वर्तमान में इस समय परिस्थितियां कुछ चेंज हुई है। इस समय लड़का लड़की आपस में एक दूसरे देख लेते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, ताकि आगे जाकर उन्हें कोई मुसीबतें ना आए। उन्हें पूरी विचारधारा मिलती है, उनकी सहमति हो जाती है, तो घर वाले उनका विवाह कर देते हैं। अगर उनकी सहमति नहीं होती तो घर वाले उनका विवाह नहीं करते हैं। तो ये बात कह रहे हैं। तब राम स्वरूप शंकर से पूछता है, कौन पूछता है, राम स्वरूप शंकर से पूछता है कि तुम्हारी नजर में शादी तय करने में खूबसूरती कितने मायने रखती है, कि खूबसूरती कितना मायने रखती है, कितना उपयोगी है खूबसूरती। तब इसका उत्तर देते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं, तब शंकर तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन शंकर के पिता कौन है, शंकर के पिता कौन है, गोपाल प्रसाद। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं लड़की का खूबसूरत होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लड़की अगर खूबसूरत होगी तो ही जो है वो आगे जो देखने वाले आए हैं वो पसंद हो जाएंगे और हाँ बोल देंगे। लड़की का खूबसूरत होना निहायत आवश्यक है, चाहे पाउडर लगाए या अन्य तरीके से, लेकिन सुंदर दिखे। लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी होगी तो नखरे कौन सहेगा। जो गोपाल प्रसाद है उसकी जो सोच है
विद्यार्थियों गोपाल प्रसाद की सोच है वो आधुनिक नहीं है, वो पुरानी सोच है। उनके मानने मत तो ये है कि नृत्य घर में रहेगी, घर में अगर तैयार होगी, घर में अगर बहुत अच्छी तरह तैयार होकर रहेगी तो ही उसके मायने है। अगर कम पढ़ी लिखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा पढ़ी लिखी होगी तो उसके नखरे कौन सह जाएंगे। इसका कहना मत तो ये है विद्यार्थियों कि यहाँ पे गोपाल प्रसाद जो है वो पुराने विचारों के दिखाई दे रहे हैं, और जब पुराने विचारों के दिखाई दे रहे हैं तो उनके लिए लड़कियों की पढ़ाई लिखाई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लड़कियों की खूबसूरती ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ अगर ये कहते हैं एक महत्वपूर्ण कथन जो एकांकी में लिखा हुआ है कि अगर लड़कियां ज्यादा पढ़ लिखने की तो उनके नखरे कौन सहेगा। कहना मत तो ये कि अगर लड़की को ज्यादा पढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, नखरे मारने लग जाएगी। शंकर भी इस बात का समर्थन करता है, बस अधिक से अधिक क्या होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये बात हमें देखने को मिलती है एकांकी में कि न केवल गोपाल प्रसाद अपितु शंकर भी ये बात कहता है कि लड़कियों कितनी पढ़ी होनी चाहिए भाई, 10वीं पास। मत तो ये कहते हैं दोनों ही पिता पुत्र, शंकर भी ये सहमति दे देती है, गोपाल प्रसाद और गोपाल प्रसाद शंकर भी सहमति देते हैं कि वास्तव में लड़कियों की पढ़ाई कितनी होनी चाहिए भाई, 10वीं पास तक होनी चाहिए। उससे आगे अगर पढ़ाई करती है तो लड़कियां क्या है, लड़कियों को संभालने में दिक्कत आएगी। इस बात का शंकर भी समर्थन कर देता है विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों, अगले बिंदु के अंदर उमा का प्रवेश, ये बातें चल रही होती है तभी जो वधु जो लड़की है जिसको देखने के लिए आए हैं वो कौन है, उमा का प्रवेश हो जाता है। उमा आती है, उमा के आते ही पिता कहता है, उसके सामने चेहरा उठ जाता है, नाक रख देते हैं, पिता पुत्र चौंक जाते हैं क्योंकि जो उमा है, उमा देखिए चश्मा लगाती है। एक बात यहाँ एकांकी में बताया गया है, ये बताई गई है विद्यार्थियों की उमा क्या लगाती है भाई, चश्मा लगाती है। और जब चश्मा लगाती है तो आत्मेवान में क्या है, वो चश्मा एक साइड में रख देती है। और जब चश्मा एक साइड में रख देती है तो पिता पुत्र कौन, पिता पुत्र कौन है, गोपाल प्रसाद और शंकर क्या है, उनकी आंखें चौंक जाती है कि उमा क्या लगाती है, चश्मा लगाती है, कहीं आंखों में डिफेक्ट तो नहीं है, कहीं दिखाई तो नहीं देता। ऐसे कई तरह विचार किसके मन में आते हैं, शंकर और गोपाल प्रसाद के मन में आ जाते हैं जब वो उमा को देखते हैं विद्यार्थियों। राम स्वरूप उनकी मनसा को जान पहचान लगाते हैं पिछले महीने ही, जब लड़की के पिता कौन है, राम स्वरूप जो है वो उनकी मनसा को जान जाते हैं। किनकी मनसा को जान जाते हैं विद्यार्थियों, गोपाल प्रसाद शंकर की मनसा जान जाते हैं कि मन में क्या विचार चल रहे हैं। तब वो क्या कहते हैं, राम स्वरूप कहते हैं पिछले महीने ही इसकी आंखें दुखने से प्रभावित हो गई थी, इसलिए कुछ दिन के चश्मा लगाना है। पिछले महीने ही आंखों में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, आंखों में इन्फेक्शन होने के कारण आंखों में जो दर्द होने लग गया, और जब दर्द होने लग गया तभी चश्मा लगाया है, कुछ समय बाद ये चश्मा हट जाएगा। इसलिए आप रामसूद कहते हैं कि गोपाल प्रसाद और शंकर बाकी चिंता ना करे कि लड़की क्या लगाती है भाई, चश्मा लगाती है। गोपाल प्रसाद जानना चाहते हैं कि कहीं पढ़ाई के कारण तो चश्मा नहीं लगा। जब वो पूछते हैं गाने बजाने के बारे में, गोपाल प्रसाद ये जानना चाहते हैं कि कहीं उमा की पढ़ाई लिखाई का चश्मा नहीं लगाया। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बात ये बताने का प्रयास कर रहे हैं विद्यार्थियों कि जो गोपाल प्रसाद है, जो राम स्वरूप है, वो उमा की पढ़ाई के बारे में जो उच्च स्तर पर हाई एजुकेशन अपने कहते हैं MA BA वो जो उमा कर लेती है उसके बारे में ना तो वो गोपाल प्रसाद से बताते हैं ना वो शंकर को बताते हैं। उसकी जो हाई एजुकेशन है उमा की, जो BA MA की डिग्री है, उसकी बात वो छुपा लेते हैं। कौन छुपा लेते हैं भाई, राम स्वरूप। किससे छुपा लेते हैं भाई, गोपाल प्रसाद से। तब गोपाल प्रसाद जानना चाहते हैं कि कहीं पढ़ाई के क्रम में तो चश्मा नहीं लगा हुआ। तब वो कहते हैं गाने बजाने का शौक है। तब उमा क्या करती है भाई, सितार उठाकर आती है और एक भजन गाती है। कौन सा भजन गाती है, मेरे तो गिधर गोपाल दूसरो न कोई। गोपाल जो है वो उमा क्या भजन गाती है, मेरे तो गिधर गोपाल दूसरो न कोई। इस प्रकार से विश्वास हो जाता है गोपाल का शंकर को कि चश्मा चाहे कुछ ही समय के लिए है। इस प्रकार से बातें चलती रहती है। उमा चुपचाप रहती है। गोपाल प्रसाद सिनाई और पेंटिंग के बारे में जान जाते हैं। कई तरह की बातें जो होती है उनके बीच में चलना चालू हो जाती है। उमा की डांट अगला जो बिंदु है विद्यार्थियों, जो पाठ में आया इस नेशन के अंदर, जो एकांकी है आपके, इस एकांकी के अंदर वो क्या है भाई, उमा की डांट। उमा की डांट का मतलब यहाँ पे ये है, गोपाल प्रसाद के कहने पर उमा बोलना चाहती है। उमा मजबूत स्वर में जाती है, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता,
सिर्फ खरीदार को दिखना देता है, पसंद आ रही हो, अच्छा। वो अपने आप को क्या मानती है भाई उमा? उमा अपने आप को कुर्सी मेज जैसा मानती है। कुर्सी मेज जैसा कि जब कोई दुकानदार किसी भी कोई ग्राहक आता है खरीदने के लिए दुकानदार के पास, तो जो कुर्सी मेज या कोई भी सामान होता है उस सामान से नहीं पूछा जाता कि वास्तव में वो जाना चाहती है या नहीं चाहती। वो ग्राहक आता है, दुकानदार अपने सामान के अंदर जब कुर्सी मेज हो उसकी बड़ाई करता है कि ये बहुत अच्छी कुर्सी मेज है, इसके इतने रेट हैं, और जब ग्राहक को बात जच जाती है तो ग्राहक क्या है, वो कुर्सी मेज ले जाते हैं। वो कुर्सी मेज से नहीं पूछते कि वास्तव में जाना चाहती है या नहीं। तो अपने आप को इतने नजीब वस्तु मानती है। कौन मानती है? उमा। की जैसे कुर्सी मेज है वैसे ही हम लोग हैं, हमें भी क्या है, पूछा नहीं जाएगा, जिसके साथ बांध दिया जाएगा उसी के हम चले जाएंगे। ये उमा की डांट है, उमा का गुस्सा है जो देखने में मिलता है। वह आगे कहती है, जरा इन महाशय से पूछ लीजिए क्या नरकियों दिन नहीं होते, क्या उन्हें चोट नहीं लगती? उमा कहती है शंकर से, इन महाशय से पूछ लीजिए क्या नरकियों को चोट नहीं लगती, नरकियों के दिन नहीं होते? कहने का मतलब तो यह है कामकी में कि उनकी राय भी महत्वपूर्ण रहती है। अगर वो आगे पढ़ना चाहती है, अगर वो मना करना चाहती है, तो उनकी बात का भी महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन जब ये कामकी लिखी गई थी, जगदीश चंद्र माथुर में लिखी गई थी, लिखी गई एकांकी, उस समय उनकी नृत्यों की बात को महत्व नहीं दिया जा रहा था। जिसके साथ माता पिता ने विवाह तय कर दिया, जो नृत्य को पसंद कर लेता था उसके साथ ही शादी कर दी जाती। तो उमा की डांट वास्तव में ये है, उमा का गुस्सा वास्तव में ये है कि कुर्सी मेज की तरह खरीदार जब आता है तो ग्राहक जो है वो आता है, तो खरीदार क्या करता है, जो दुकानदार होता है वो कुर्सी मेज में अच्छाई बताकर अपना सामान बेचना चाहता है। वैसे ही यहाँ राम स्वरूप के अपनी बेटी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं ताकि उनकी बेटी का क्या हो जाए, विवाह हो जाए, उनकी बेटी का रिश्ता क्या हो जाए, पक्का हो जाए। अंतिम बिंदु देखिए, जो 7वां बिंदु है विद्यार्थियों, वो है स्वाभिमान को चुनौती। होता क्या है कामकी में बताया गया कि में उमा गोपाल प्रसाद के कहती है, और आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। उमा किससे कहती है भाई? गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद कौन है? शंकर के पिता है। शंकर के पिता ने क्या कहती है, आप इतनी देर से क्या कर रहे हैं, नापतोल कर रहे हैं। नापतोल का मतलब कभी चश्मे के बारे में पूछ रहे हैं, कभी गाने के बारे में पूछ रहे हैं, कभी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं, कभी सिलाई कढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं, कभी पेंटिंग बनाए पूछ रहे हैं। अब आप जो है अपने बेटे से ही पूछो, अपने बेटे से मतलब शंकर से ही पूछिए। क्या पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में, जो पिछली फरवरी गई थी, उस समय ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों घूम रहे थे? लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों घूम रहे थे? वहां से कैसे भगाए गए थे? वहां से कैसे भगाए गए थे? डांट मारकर, पिटाई कर कैसे भगाए गए थे? गोपाल प्रसाद पूछते हैं, क्या तुम पढ़ी लिखी हो? अब ये जो बात राम सूप में छुपाई थी कि बेटी क्या है, 10वीं पास है, तब वो कह देती है कि लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्या घूम रहे थे। तब गोपाल प्रसाद क्या चौंक जाते हैं और पूछते हैं, तुम पढ़ी लिखी हो उमा से? तब उमा क्या जवाब देती है, हाँ मैं क्या हूँ, बीए पास किया हुआ है, कोई चोरी नहीं की, न ही आपके पुत्र की तरह टाक जान कर कायरता दिखाई। मैंने क्या किया है भाई, बीए पास किया है, बीए पास हूं मैं, और ना ही मैंने अच्छी पढ़ाई की है, ना ही मैं आपके बेटे की तरह टाक जान करती थी, लड़कियों की हॉस्टल के आसपास घूमती थी। मैंने कोई चोरी का काम नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने पढ़ाई की है। मुझे मान और इज्जत का ख्याल है। आपके बेटे को तो नौकरानी के पैर मुंह छुपाकर भागना पड़ा था। जैसे ही गोपाल प्रसाद उठने को तैयार हुए, उमा ने उन्हें और चिढ़ा दिया। अब इतनी बात सुनकर गोपाल प्रसाद क्या है, रिश्ता टूटना ही था। गोपाल प्रसाद और शंकर की विचारधारा ये थी कि लड़की क्या होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। यहाँ लड़की क्या निकल गई विद्यार्थियों, बीए पास निकल गई। तो गुस्सा आना स्वाभाविक था और गोपाल प्रसाद शंकर उठ गए। तब उमा ने एक बात और कह दी। क्या कह दी, घर जाकर ये पता लगाइएगा कि आपके नाडने बेटे के पास रीढ़ की हड्डी है या नहीं। कि घर जाकर आप ये पता लगाइए कि आपके बेटे के पास रीढ़ की हड्डी है या नहीं। रीढ़ की हड्डी कहना मतलब अच्छे संस्कार है या नहीं, नैतिक मूल्य है या नहीं, जो अपने एक अच्छे संस्कार होते हैं, अच्छा काम धंधा है या नहीं। इसलिए वो क्या कहती है कि घर जाके पूछिए कि आपके बेटे के पास रीढ़ की हड्डी है या नहीं। बाबू गोपाल प्रसाद चहे पर बेबीसी का गुस्सा लिए, शंकर ऊषा पर लिए बाहर चले जाते हैं। जो गोपाल प्रसाद है विद्यार्थियों बहुत ही गुस्से में हो जाते हैं और शंकर गोपाल प्रसाद दोनों क्या है, घर से चले जाते हैं। उसके बाद देखिए
राम स्वरूप धम से गुस्से बैठ जाते हैं। प्रेमा में भी घबराहट की अवस्था आ जाती है, प्रेमा भी घबरा जाती है। राम स्वरूप जो है वो बैठ जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। उन्होंने सोचा था कि आज बेटी का हिस्सा पक्का हो जाएगा, आज बेटी का हिस्सा फाइनल हो जाएगा, लेकिन अब क्या है, ये सारी चीजें क्या होगी, विचारधारा अचानक होगी, विपरीत हो गई। तो इसलिए बैठ जाते हैं और प्रेमा भी क्या है, घबरा जाती है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उमा इस प्रकार से क्या देगी, जवाब देगी। और तभी लोग उसकी ओर देखते हैं, तभी उनका नौकर आता है और सभी लोग क्या उसकी ओर देखते हैं और तभी एकांकी खत्म हो जाती है। तो विद्यार्थियों, मैंने पहले ही बताया था कि स्वाभिमान को चुनौती, स्वाभिमान को चुनौती देना मतलब उमा ये बात कह देती है कि वास्तव में मैं क्या हूं, बीए पास हूं, बीए तक पढ़ाई लिखाई की हुई है, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। इस प्रकार से जो ईट की हड्डी एकांकी है उसमें जगदीश चंद्र माथुर, विद्यार्थियों मैंने कहने बताया था आपको, वो लड़कियों की पढ़ाई को अच्छा बनाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि लड़की क्या होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए। विद्यार्थियों वो चाहते हैं कि जितनी अधिक लड़की पढ़ी लिखी होगी उतने ही क्या है, एक परिवार अच्छा लगेगा। इसलिए वो इस एकांकी में, कौन सी एकांकी में विद्यार्थियों, रीढ़ की हड्डी में क्या कह रहे हैं विद्यार्थियों, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। वो कहते हैं लड़कियों को ज्यादा ज्यादा क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लड़कियों की पढ़ाई को महत्व देना ही वास्तव में इस एकांकी का उद्देश्य है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपको ये जो पाठ है रीढ़ की हड्डी, उसका जो सांस मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूं वो समझ में आ गया होगा। और जब आपको ये पाठ का सांस समझ में आ जाएगा तो ये पाठ भी आपके समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।